इस मुल्क में विभेद, असमानता, भेदभाव और अपमानपूर्ण जीवन के सहने से या सहन न करने के लिए यहाँ इस भूमि पर जो विभेद और असमानताएं, उत्पीड़न और शोषण रही, उस गुलामी को खत्म करने के लिए जिन्होंने प्राण की आहुति दी, उन महान शहीदों को मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से मैं हार्दिक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मैं उन शहीद परिवार को, जिनके भाग्य में, जिनके परिवार ने शहीद के परिवार का गौरव हासिल किया है, जिनके परिवारजन ने जनता के मुक्ति के खातिर, इस गुलामी से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष के मैदान में अपना प्राण त्यागने का त्यागा और शहीद हुए उन सबों के परिवार को मैं नमन करना चाहता हूं। उन सभी घायल साथी लोगों को जिन्होंने इस महान क्रांति में, महान संघर्ष में योगदान दिया, सहभागी हुए और राज्य की बर्बरता को सहे, घायल हुए लेकिन आंदोलन को जारी रखा, उन सबों को मैं सलाम करता हूं, सबों को सलाम करता हूं। मधेश आंदोलन, मुल्क में आंदोलन बहुत सारे हुई, 2007 साल से पहले भी हुई, 2007 साल की आंदोलन हुई, 32 साल, 36 साल, 46 साल कई आंदोलन हुई नेपाल में। उन आंदोलनों ने केवल सत्ता का परिवर्तन किया है। सत्ता एक वर्ग से हाथ में, दूसरी वर्ग समुदाय के वर्ग के हाथ में गई। कुछ अधिकारें भी मिली, चाहे 46 साल की परिवर्तन हो, वहां भी कुछ अधिकार हमें मिली थी। 7 साल के परिवर्तन से भी कुछ अधिकार मिली थी। बहुत 36 साल के आंदोलन ने भी वातावरण बनाया था, लेकिन एक मधेश जनविद्रोह ही ऐसा जनविद्रोह रहा, का आंदोलन रहा, जिसने सत्ता नहीं, राजनीतिक प्रणाली को ही बदल डाला। यह एक युगांतकारी और महान परिवर्तन है, जिसके वाहक आप लोग हैं। और मधेश आंदोलन क्यों करना पड़ा? हमारे पूर्वजों ने राणा के विरुद्ध लड़ा, राणा शासन खत्म हुई। यह वीरगंज, यह क्रांति की भूमि है, वीरों का गंज। वीरगंज ऐसे नाम नहीं पड़ा है, यह गंज किनका है? वीरों का गंज है। ये क्रांति का भूमि है, यह शहीदों का भूमि है ये। और 7 साल के आंदोलन में बड़ी लड़ाई हुई। वीरगंज से लोग जाते हुए, यहां से भैरवा होते हुए, उस वक्त की स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी। लड़ाई खत्म हुई, राणा सत्ता से चले गए, मधेसी लौट के घर आए, फिर वही विभेद, वही असमानता कायम रही। वो भी 17 साल में चली गई जो कुछ मिला था। फिर लंबी 30 साल की लड़ाई लड़ी, 36 साल की लड़ाई हमने लड़ा, 42 साल की लड़ाई लड़े, 46 साल में लड़े। परिवर्तन हुई, निरंकुश
पंचायती निर्दलीय व्यवस्था खात्मा हुआ, बहुदलीय आई, कुछ लोकतांत्रिक अधिकारें जरूर मिली थी, लेकिन मधेशियों को कुछ नहीं मिला था। मधेशियों के लिए फिर वही दिन वही रात रही, दलितों के लिए वही रहा, आदिवासी जनजातियों के लिए भी वही रहा। 46 साल के बाद संवैधानिक राजतंत्र बहुदलीय प्रजातंत्र की स्थापना हुई, लेकिन हमें न जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होने दिया, न हमें न सबको नागरिकता दी, न हमारी पहचान की मान्यता हुई, न हमारी संस्कृति का विकास हुआ। फिर भी वो भी चला गया, जो था वो भी चला गया। फिर सशस्त्र विद्रोह और मधेश जन विद्रोह हुआ। मधेश जन विद्रोह नहीं क्यों हुआ? क्योंकि मधेश में क्या था, आज भी क्या है, मधेश सबसे उर्वरक भूमि मधेश है। मधेश क्रांतिकारियों की भूमि है। मधेश अन्न का भंडार है। लेकिन मधेसी कैसा है? नेपाल में मधेसी फिर भी सबसे गरीब, गरीबी सबसे ज्यादा कहां? मधेश में। और शिक्षा सबसे ज्यादा मधेश में। बेरोजगारी सबसे ज्यादा मधेश में। राज्य सत्ता और शक्ति में सबसे कम प्रतिनिधित्व कहां का? मधेश का। सबसे अपमानित जीवन जीने वाले इस देश में कौन? मधेसी। जब हम काठमांडू जाते थे तो कहता धोती भाई, मरसिया, मधेसी, बिहारी, क्या क्या कह करके गालियां सुनना पड़ता था। किस लिए? क्योंकि हम इस भूमि के भूमिपुत्र मधेसी थे, इसलिए। तो उस वक्त में कोई परिवर्तन आया, बहुत सारे हुई, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। और उस अपमानपूर्ण जीवन को खत्म करके बराबरी का हक, बराबर का भागीदारी और न्याय के खातिर मधेश जन विद्रोह हुआ। और जब मधेश जन विद्रोह हुआ तो राज्य की जितनी ताकत थी उतनी ताकत से दमन किया गया। कोई कसर नहीं रखा राज्य सत्ता ने मधेशियों के ऊपर दमन करने में। और काफी लोग शहादत हुए, हजारों लोग घायल हुए। फिर भी मधेश के सपूतों ने लड़ते रहे, पीछे नहीं हटे। जब आप लड़ते लड़ते आगे बढ़े तो काठमांडू में 7 दल की सरकार थी, उन्हें घुटना टेकना पड़ा और मधेश के साथ 8 बुधा और 22 बुधा की समझौता हुई। और तब यह कहना लिखना पड़ा अंतरिम संविधान को संशोधन करके कि स्वायत्त मधेश प्रदेश सहित नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र होगा, स्वायत्त मधेश प्रदेश सहित अन्य प्रदेश होंगे और वो प्रदेश अधिकार संपन्न होगा। मधेश आंदोलन ये 8 जिला को सिर्फ मधेश बनाने के लिए नहीं हुई थी। मधेश आंदोलन का लक्ष्य था समग्र मधेश एक स्वायत्त प्रदेश। लेकिन बाद में जब राज्य पुनर्संरचना आयोग बनी तो उस आयोग ने देश भर में सर्वे किया, अध्ययन किया और यह कहा गया कि नारायणी से पूर्व एक मधेश और नारायणी से पश्चिम दूसरा 2 प्रदेश में बनाया जाए। पश्चिम के हमारे थारू मित्र लोग कहने लगे कि भाई इधर भी एक प्रदेश होने दो। तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरम ने उसे स्वीकार किया, 2 सही। लेकिन जब पहली संविधान सभा को षड्यंत्रपूर्ण ढंग से खत्म किया, जब संविधान घोषणा हो रही थी तो मधेसियों को कमजोर करने के लिए, इसे सदैव गुलाम बनाए रखने के लिए ही मधेश को 4-5 टुकड़े में टुकड़ा कर दिया। पूरब में सुनसरी मोरंग झापा को उधर सोलुखुंबू के साथ लटका दिया।
कैलाली कंपंसल को उधर डाडेलधुरा किधर किधर लटका दिया, बीच वाले को उधर लटका दिया। अब बाकी 8 जिला को मध्य प्रदेश के रूप में था, नहीं वो 2 नंबर प्रदेश के रूप में। 2 नंबर शब्द भी अच्छा नहीं होता, मन शायद उनको नहीं पसंद आया हुआ, इसलिए 2 नंबर रख दिया होगा। 2 नंबर के रख दिया गया। लेकिन हमने कहा कि ये 8 जिला ही सही तत्काल के लिए 8 जिला को मध्य प्रदेश बनाएंगे और बाकी मध्य के जनता जो उत्पीड़न में है, पहाड़ के हिमालय के जनजातियां, दलित, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाएं जो शोषण और उत्पीड़न में हैं, उन्हें मुक्ति दिलाएंगे और वह मुक्ति के भूमि के रूप में यह 8 जिला को मध्य प्रदेश बनाएंगे। और आज 8 जिला मध्य प्रदेश बना है। अन्य जगह के मधेशियों के साथ फिर भी उत्पीड़न ज्यादा है। हमारा लक्ष्य मेची से नारायणी, नारायणी से महाकाली तक की मधेशियों को मुक्ति दिलाने का लक्ष्य हमें त्यागा भी नहीं है, त्यागने वाला भी नहीं है। इसलिए यही क्या यार है। और आज मधेश आंदोलन के बाद हमें मध्य प्रदेश स्थापना हुई, संघीय गणतंत्र हुआ, समावेशी लोकतंत्र हुई, नागरिक अधिकार मिला, नागरिक स्वतंत्रता मिली। नागरिकता का समस्या अभी एक इससे पहले हाउस में से पास करके कि नागरिकता समस्या हल करना चाहिए, संसद ने पास किया नागरिकता कानून। भेदभाव कितनी है आज भी आप अंदाज कर सकते हैं। संसद ने पास उनकी भावनाओं को देखे हमने, फिर क्या कर दी, फिर दोबारा संसद से, दोनों संसद से पास करके भेजा गया। आज कोई भी आपको मरसिया, मदीसे, धोती भाई नहीं कह सकता। आप सीना तान के कहेंगे हम मधेसी हैं और मधेश के हैं। आज नेपाल में नहीं, सारे संसार में आप जहां भी जाएं, मधेसी कहते आपको पहचानने के, ओ नेपाल के मधेसी हैं। आज इसे कोई विदेशी नहीं कह सकती। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आज प्राप्त हुई है। आज सरकारी सेवाओं में, सरकारी नौकरियों में और मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला, थारू, अल्पसंख्यकों के लिए आज आरक्षण की कोटा है। आज ये आरक्षण है। आज हमने पुलिसों में, फोर्स में या निजामती में जगह जगह मधेसी दिखाई देने लगा है। यह मधेश आंदोलन की बड़ी उपलब्धि है। मधेश आंदोलन के चलते ही आज नीचे से, वार्ड से लेकर के संसद तक आज महिलाओं की 33% की प्रतिनिधित्व है। आज दलितों की प्रतिनिधित्व है, आज मुस्लिमों की प्रतिनिधित्व है, आज मधेशियों की प्रतिनिधित्व है, आज महिलाओं की प्रतिनिधित्व है, जनजातियों की प्रतिनिधित्व दिखाई दे रही है। यह समावेशीकरण संभव ही नहीं था अगर मधेश के सपूत ने बलिदान नहीं दिया हुआ होता तो संभव ही नहीं था। आज ये उपलब्धियां हासिल हुई, लेकिन संघीय प्रणाली ऐसी व्यवस्था है
जो ये विविधताओं को, उनकी पहचान और प्रतिनिधित्व और भागीदारी को सुनिश्चित करने वाली प्रणाली दुनिया में कोई है तो संघीय प्रणाली ही है। एकात्मक प्रणाली में लोग, बहुत सारे समुदाय के लोग बहिष्करण में पड़े हुए थे, लेकिन आज संघीयता से सबों की संबोधन की दिशा में मुल्क आगे बढ़ रही है और संघीय प्रणाली ही है जो आज मध्य प्रदेश है और मधेसी का स्वाभिमान है। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है, संघीय शासन प्रणाली आने के बाद, गणतंत्र की स्थापना के बाद, समावेशी लोकतंत्र होने के बाद कुछ व्यक्तियों को लगा जो हमारा बपोती जमींदारी चला गया, वो लोग आज भटक रहे हैं। अज्ञानतावश, कुछ आवेश में, कुछ आक्रोश में, कुछ द्वेष भावना से कुछ मधेसी लोग भी भटक रहा है। उन्हें समझाने की जरूरत है, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि संघीयता का महत्व दिन पर दिन कितना आगे बढ़ता जा रहा है। और अब भी नेपाल में, नेपाल देश की बात कर रहा हूं मैं, मधेश, सिर्फ मधेश की नहीं, आज दुनिया में सबसे ज्यादा असमानता अभी भी किसी मुल्क में है तो उसमें से एक नेपाल है। आज भी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विभेद का मुल्क नेपाल को माना जाता है। आज भी विगत के इतिहास का जो अन्याय हुआ है वो आज भी कायम है। आज भी गरीबी, बेरोजगारी और बहिष्करण में बहुत बड़े समुदाय जी रहे हैं। जिस मुल्क में लोग बहिष्करण में हो, गरीबी, बेरोजगारी हो, विभेद, असमानता हो और अन्याय हो, उस मुल्क में कभी शांति संभव ही नहीं है, कभी भी तरक्की हो ही नहीं सकती। इसलिए शांति के लिए विभेद, चाहे जाति के आधार पे हो, भाषाई आधार पे हो, धार्मिक आधार पे हो, लिंग के आधार पे हो, किसी आधार पे क्यों ना हो, सभी किस्म के, सभी तरह के विभेद और असमानताओं को खत्म करना होगा। सभी तरह के गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना होगा और जो बहिष्करण में पड़े हुए हैं उन सबों को उनकी जनसंख्या की हैसियत में समावेशीकरण करनी होगी। तभी नेपाल में शांति, स्थिरता और तरक्की हो सकती है, नहीं तो संभव नहीं है। जहां विभेद होगा वहां विद्रोह होगा, जहां असमानताएं होगी वहां संघर्ष होगा, जहां लोग अधिकार विहीन रहेंगे वहां आंदोलन और क्रांतियां होगी ही। इसलिए आज नेपाल की आवश्यकता है कि इन तमाम चीजों को जड़ से उखाड़ के फेंकें। लेकिन पिछले इधर कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि गति थोड़ा उल्टी चल रही है। उल्टी गति चल रही है कैसे कि हम देखते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था के लिए हम लोगों ने लड़ा, आज 34 साल हुआ है। बहुदलीय व्यवस्था स्थापना का 46 साल से आज 34 वर्ष हुआ। गणतंत्र 65 से 80 आ गए, 15 साल हुआ। और यह संविधान जारी हुआ 8 साल हुआ है। इन 34 वर्षों में हम लोगों ने क्या पाया और क्या खोया? जो पाया उसकी रक्षा करें, जो खोया उसे पुनर्प्राप्ति और अच्छी सुधार करें। विगत के 34 वर्षों में हमने देखा कि सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में अच्छी पढ़ाई होती थी, लेकिन आज शिक्षा का व्यापारीकरण और माफियाकरण के होने के चलते सरकारी स्कूल और कॉलेजों की हालत बदहालत हो चुकी है। आज 34 साल में देखते हैं हम कि स्वास्थ्य में भी व्यापारीकरण और माफियाकरण हुई, निजीकरण हुआ, लेकिन सरकारी स्तर में स्वास्थ्य क्षेत्र की काफी दुर्दशा हुई भी है। कृषि में काफी 34 वर्ष पहले कई योजनाएं, परियोजनाएं चल रही थी, उत्पादन एक गति पकड़ रहा था,
लेकिन आज कृषि चौपट हो गया है। किसानों का स्थिति दयनीय होती जा रही है। ना सिंचाई, ना मल खाद, ना खाद बीज की व्यवस्थाएं हैं और उत्पादन जनसंख्या के अनुपात में काफी पीछे हो गया। और उद्योग धंधा की बातें ना करें, उदाहरण बीरगंज ही है। क्या यहाँ शुगर मिल, चीनी मिल और ये कृषि औजार कारखाना में काफी फायदा भी था और लोग रोजगार भी थी। जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटोड़ा कपड़ा कारखाना, बांसवाड़ी जूता कारखाना, ये हरिसिद्धि टाइल कारखाना, गोरखा रबर कारखाना, टायर कारखाना, कई तरह की कारखानाएं नेपाल में थी जो आज सब के सब बंद पड़ी हैं। प्राइवेट निजीकरण और उदारीकरण की जो गलत नीतियां लाई गई, उसका दुष्परिणाम शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि सारा बर्बाद हो गया है। अब हमें शिक्षा को व्यापारीकरण और माफियाकरण से रोकना होगा। सभी के लिए, गरीब के बच्चे या अमीर के बच्चे क्यों ना हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का बच्चा हो या चपरासी का बच्चा हो, एक ही स्कूल में अच्छी शिक्षा पाए, ताकि इस तरह से शिक्षा की सुधार की जाए। आवश्यक है कृषि को आधुनिकीकरण की जाए, स्वास्थ्य में सुधार हो, उद्योग धंधा संचालन करे, ताकि गरीबी और बेरोजगारी का समाधान अपने ही मुल्क में संभव है। नेपाल में प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। इतना मैंने करीब 100 से भी ज्यादा देशों का भ्रमण करने का अवसर मिला, काफी जगह देखे, लेकिन नेपाल जैसा हिमाल, पहाड़ और तराई जैसे उर्वरक भूमि, इतनी अच्छी जलवायु और भूमि तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है। इतना सुंदर भूमि है। इसे अगर हम यहाँ के जल स्रोत, यहाँ के पर्यटन, यहाँ के कृषि, यहाँ के मानव संसाधन को अगर हम उपयोग करते हैं तो नेपाल संसार का सबसे समृद्ध मुल्क में जाने की संभावना यहाँ है। लेकिन क्या है, संसार का सबसे दरिद्र मुल्क हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जिसने भी सरकार के नेतृत्व की हो, नीति निर्माण किया हो, कहीं ना कहीं त्रुटि रही है, उसे करेक्शन करना होगा और हमें सुधारनी होगी। इस बीच में कुछ चीजें, विकृतियां भी बढ़ी है। वो विकृतियां हैं, कमीशन तंत्र बढ़ा है। इतना कमीशन तंत्र पहले नहीं था, इस तरह के भ्रष्टाचार पहले नहीं थी, अराजकता और लूट तंत्र नहीं थी। इसे नियंत्रण करना होगा। जब और नियंत्रण करके हमें सुशासन देनी होगी। सुशासन के बिना विकास संभव नहीं है। अब हमें विकास निर्माण के साथ साथ सुशासन की जरूरत है। आप जानते हैं कि अभी का जो संविधान जारी हुआ, आज संसार में से एक अनोखी उदाहरण आपने प्रस्तुत किया। मेची से महाकाली तक लोग एक लाइन में खड़े हो गए थे ना, यहीं बीरगंज में विशाल लाइन लगी हुई थी। ऐसा संसार में कहीं नहीं दिखाई दिया गया। और उतनी बड़ी आंदोलन हुई ताकि अच्छे संविधान बने, लेकिन संविधान बना, त्रुटिपूर्ण संविधान बना। फिर भी संघीयता, गणतंत्र, समावेशिता जैसा शब्द भी है, लेकिन संविधान त्रुटिपूर्ण बना। और ये 7 प्रदेश की संरचना गलत बनी। राज्य की पुनर्संरचना के लिए अंतरिम संविधान के आधार पर राज्य पुनर्संरचना आयोग बनी थी। उसने सुझाव दिया 10 प्रदेश का, 10+1 का, कि पहचान और सामर्थ्य के आधार पर राज्य बनाओ, पुनर्संरचना करो। और संघीयता का अर्थ होता है केंद्र में साझेदारी और प्रदेश में स्वशासन। ना प्रदेश को स्वशासन है, ना पहचान पे आधारित कोई प्रदेश है। आज नेपाल के इतिहास में एक और महान कार्य आप लोगों ने किया। क्या किया? तो पहचान पर आधारित एक प्रदेश का नामकरण हुआ, जो मध्य प्रदेश ही सिर्फ है। बाकी तो नदी नाला के नाम पर है।
जैसे राजा महेंद्र बनाया था 14 अंचल, कोसी नदी कोसी अंचल, मेची नदी मेची अंचल, कर्णाली नदी कर्णाली अंचल, बागमती नदी बागमती अंचल, बाकी प्रदेश का भी हाल वही है। एक नंबर प्रदेश में नामकरण हुआ कोसी प्रदेश, वहां के जनता ने इनकार कर दिया, कोसी को नहीं मानेंगे, हमारी पहचान है उसके आधार पर प्रदेश का नामकरण करो, क्योंकि आज के युग पहचान का युग है। किसी भी समुदाय की पहचान खत्म करने का अर्थ है उसके इतिहास को मिटाना और उस समुदाय को सदा के लिए समाप्त कर देना। यह किसी को स्वीकार्य नहीं है, हमें स्वीकार्य नहीं है। और इसलिए संविधान संशोधन की जरूरत है कि पहचान पर आधारित प्रदेश बने और मधेश के जो भूभाग है वो मधेश प्रदेश के साथ आकर के जोड़ा जाएगा। और जो अभी का शासकीय स्वरूप है यहां का, इस शासकीय स्वरूप में राजनीतिक स्थिरता का कोई गुंजाइश नहीं है। आपने देखा होगा पिछले 10 साल में 14 बार सरकार बदली, कोई 6 महीना, कोई 1 साल, कोई 3 महीने सरकार बदलती रही। इस तरह से राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार में विकास संभव नहीं होगी। इसलिए शासकीय स्वरूप को बदले, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व हो। आज भी मधेश की जनसंख्या, अभी जनगणना आयोग का रिपोर्ट आया है, 53% जनसंख्या है, लेकिन हमारी प्रतिनिधित्व कितनी है? 40%। 53% जनसंख्या में 53% ही प्रतिनिधित्व होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का आधार है जनसंख्या। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व आज भी नहीं हो रही है। आज भी विकास का, अगर हम लोग मधेश का विकास करें तो कम लगाने में ज्यादा विकास होगा, और मधेश में कृषि, शिक्षा, उद्योग, कल कारखानाएं अगर लगाई जाए तो पूरा देश समृद्ध होगा, गरीबी और बेरोजगारी यहीं से खत्म होगी। लेकिन दुर्भाग्य, जो विभेदकारी नीति चल रही है शासक वर्गों की, उससे मधेश के प्रति देखने का नजरिया भी बदला नहीं है। एक उदाहरण मैं देता हूं, इसी साल का बजट, हमने तो बजट को रोका भी था। मधेश की जनसंख्या 53%, विकास की बजट है 13%। 13% बजट से विकास करके 53% जनसंख्या का जगह विकसित हो सकता है? इसे तो कई सैकड़ों वर्ष लग जाएगा। इसलिए राज्य की लगानी न्यायपूर्ण होनी चाहिए। जो पिछड़ा है, मानव विकास के सूचकांक में सबसे पिछड़ा मधेश है, तो सबसे ज्यादा लगानी मधेश में करना होगा, तब ना वह तीव्र गति से विकास करेगा। इसलिए विकास, जनसंख्या के आधार में बजट और समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भेदभाव का अंत, संघीयता और सुशासन को मजबूत बनाना, प्रदेशों को अधिकार संपन्न करना है। और शहीदों ने जो शहादत दी, निश्चित रूप में उनका सपना था कि यह मुल्क में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, विभेद और असमानता से मुक्ति हो। उस मुक्ति का संघर्ष आज भी जारी है। आज भी कई रूपों में वह संघर्ष चल रही है। इसलिए इन संघर्षों को आगे बढ़ाएं, आज भी आवश्यकता है। जब यहाँ विभेद, असमानता, गरीबी, बेरोजगारी से हम मुक्ति पाएंगे, मुक्ति दिलाएंगे, तभी जाकर के वास्तव में शहीदों का सपना को पूरा कर पाएंगे। हमारा मकसद वो होनी चाहिए। और आज मधेश के ऊपर एक और संकट आ रही है। वो संकट क्या है? तराई का में जो है चूरिया उत्खनन और गिट्टी ढूंगा का निकासी। चूरिया का में जो हाईवे बनाया गया, वहां बस्तियां बस रही है, जिसके चलते तराई के में जो वहां पानी का जो भंडारण था वह सूखते चला जा रहा है, और उसका असर यहां का जो पानी का लेवल है वह काफी नीचे जा रहा है।
यह चूरिया का संरक्षण न होने से। 2072 साल में एक संवेदनशील होकर के एक कानून पास हुई कि तराई के चूरे जो है, यह चूरे में किसी भी प्रकार का उत्खनन निकासी पैठारी पर रोक लगाने के लिए आज संसद में एक बिल आया है। संसद में एक बिल आया है, उस विधेयक को खारिज करके और चूरिया को गिट्टी बालू और पत्थर निकाल करके निर्यात करने के लिए एक विधेयक आया है। अगर यह विधेयक, हमने कहा, अगर पास होगा तो अनर्थ होगा। चूरिया अगर का संरक्षण नहीं हुआ तो पूरा मधेश मरुभूमिकरण होगा। इस बार 12 जिला में ट्यूबवेल 400 फीट नीचे में भी पानी नहीं मिला। आने वाला जब चूरिया खत्म हो जाएगी तो 1000 फीट नीचे चला जाएगा। उस वक्त यह तराई मधेश पूरा मरुभूमिकरण हो जाएगा। कमाने वाले कुछ माफिया लोग होंगे, लेकिन पूरा मधेश तराई मरुभूमिकरण होगा और पहाड़ कंगाल हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यहां के कुछ लोग को कोई परवाह नहीं है, हो तो हो, लेकिन गिट्टी ढूंगा बालुआ को तस्करी करके निर्यात करके काफी दौलत कुछ लोग कमाएंगे, लेकिन मधेश और देश बर्बाद होने की अवस्था आएगी। इसलिए हम लोगों ने कहा, सरकार में रहते हुए भी, सरकार को भी, संसद में भी, कि चूरिया को उत्खनन और हम इसको नष्ट होने नहीं देंगे। जितनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, चूरिया को बचाएंगे। चूरिया का रक्षा ही मधेश का जीवन का रक्षा है। आज इस पे भी आक्रमण हो रही है, इसलिए हमें सजग रहनी होगी। अगर चूरिया नष्ट होने लगा तो उसे बचाने के लिए फिर से लड़नी पड़ेगी, फिर से संघीयता को मजबूत बनाना होगा। हमें बराबरी का अधिकार, बराबर का अवसर हमें अभी भी लेनी बाकी है। इनके लिए संघर्ष हमें संसद से, सड़क से और सदन से, हर जगह हमें अपनी संघर्ष को आगे बढ़ाते रहना होगा। समय सापेक्ष रहेगी और रहेगा। और अंत में ये मधेश गान, ये ऐतिहासिक है, आप लोगों ने सुना। यह एक महान गीत है, एक क्रांतिकारी गीत है, जो संपूर्ण मधेश के वेशभूषा, भाषा, संस्कृति, धर्म, समुदाय का संस्कृति सबको समेटा हुआ, प्रकृति को समेत। इस गान को जिन्होंने आवाज दिया, उन्हें मैंने रिक्वेस्ट किया था, अनुरोध किया था, उदित नारायण झा, जो भारत के करीब करीब महान गायक हैं, उनको आने के लिए बीरगंज नहीं, कारणवश नहीं आ पाए। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उनके साथ जो हमारे भाई रवि राज हैं, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच में हैं संगीतकार हमारे डॉक्टर सागर जी, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस गाना में वीडियो, इस गाना का फिल्म में छायांकन करने के लिए जो कलाकार, बहुत सारे कलाकार यहाँ मौजूद हैं, उन सबों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अंत में प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और प्रदेश सरकार के सभी कर्मचारियों, माननीय प्रदेश सभा सदस्यगण, सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने यह बलिदानी दिवस का आयोजन कर हमारे जो इस महान क्रांति में, महान संघर्ष में भागीदारी बने थे, उन सबों का सम्मान का अवसर दिया। इसलिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं अपना मंतव्य को ही अंत करता हूं। धन्यवाद, आप सबों को धन्यवाद। जय मधेश। थोड़ा जोर से बोलिए, जय मधेश। धन्यवाद।